26 जनवरी भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? 26 जनवरी 1950 को हमारा देश एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश बना था और इस दिन को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। राष्ट्र को एक नवगठित गणतंत्र में बदल दिया गया था। दीदी, गणतंत्र दिवस कैसे मनाया जाता है? भारत में हर स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में ये दिन हम बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर परेड होती है और विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। अच्छा, दीदी, जिन्होंने भारत के संविधान की रचना की, उनका नाम क्या था? 9 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष के रूप में B.R. अम्बेडकर जी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चलो टीवी पर एक गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम देखते हैं, इससे हमें और जानकारी मिलेगी। नमस्ते, मैं तेजस जुल्का। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर देश और विदेश में बसे भारत के सभी लोगों को NMS समाचार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम भारत के संविधान यानी कानून पर चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ स्टूडियो में यशवर्धन, अर्नव और हर्षित बैठे हैं। तो अर्नव, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 1950 से आज तक भारतीय संविधान में शिक्षा में क्या बदलाव आए हैं? धन्यवाद तेजस। मेरे हिसाब से सर्व शिक्षा अभियान, जिसकी शुरुआत 2009 में हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण कानून है। ये कानून की शुरुआत जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब हुई थी। इस एक्ट के अनुसार कोई भी बच्चा बेपरवाह उनका रंग, जाति, भेद, धर्म को शिक्षा का अधिकार है। यह कानून सरकारी विद्यालय 10वीं शिक्षा तक निःशुल्क शिक्षा भी देंगे है। इसलिए मुझे लगता है ये कानून बहुत महत्वपूर्ण है तेजस। मैं आपसे बहुत सहमत हूँ। तो यशवर्धन, इस पे आपके क्या विचार हैं? धन्यवाद तेजस। जैसा कि अभी अर्नव ने कहा, 2009 में सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया था। उसी के कुछ सालों बाद एक और कानून लगाया गया जिसका नाम है मूलभूत अधिकार। इसके तहत कोई भी बच्चा अपने जन्म से 6ठी कक्षा तक पढ़ना उसके लिए अनिवार्य है और अगर उसका परिवार उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले पाता तो पूरे कानून और सरकार की जिम्मेवारी है कि उसके सारे शिक्षा के लिए जितने भी उसके लिए सुविधाएं हैं वो पूरी की जाए। दूसरा मुद्दा जिस पे मैं बात करना चाहूंगा वो है कि जो निजी विद्यालय है यानी कि प्राइवेट स्कूल्स, उसमें बच्चों की जो वो होगी फीस, जो बच्चे के माँ बाप जो उनके लिए पैसे भरते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, वो फ्री की जाए। इससे क्या होगा कि जो भी बच्चा, मान लो कोई जो गरीब बैकग्राउंड से है, कोई भी बच्चा है, वो उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाएगा और अच्छी एजुकेशन पा पाएगा। अगर वो बच्चा 10वीं से 12वीं कक्षा तक और अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए अच्छी पढ़ाई करना चाहता है तो स्कॉलरशिप के तहत उसको उस स्कूल के अंदर एडमिशन मिले, जिससे कि उसके आगे के जीवन के लिए उसकी जीविका पूरी की जा सके। धन्यवाद यशवर्धन। तो हर्षित, आप बताइए, भविष्य में हमारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव आ सकते हैं? धन्यवाद तेजस। सबसे पहले मैं सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने और देश को ज्ञान का सुपर पावर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति की जरूरत है। अभी देश में जो शिक्षा नीति चल रही है वो 1991 में राजीव गांधी सरकार द्वारा लागू की गई थी और उसके बाद भविष्य में इसमें कई सारे बदलाव किए जाएंगे, जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, यानी कोई
स्ट्रीम नहीं होगी, कोई भी मनचाहे चुन सकता है। यानी अगर कोई फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर रहा है और उसकी संगीत में रुचि है तो संगीत भी साथ में पढ़ सकता है। कला और विज्ञान वाले मामला अलग अलग नहीं रखा जाएगा। हालांकि इसमें इसमें बड़े और छोटे विषय की व्यवस्था होगी। स्कूलों की सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे और वो पूरे देश में एक जैसे होंगे। जोर इस पर दिया जाएगा कि कम से कम 5वीं क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद अर्षित। इस इस चर्चा के बाद हम आज का कार्यक्रम खत्म करेंगे। धन्यवाद और सबको एनएमएस समाचार की तरफ से गणतंत्र दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।